Pet Buddy Insurance. So this is a new policy launched very recently in the last month only. But all of you must have received the presentation and related documents, proposal form, etc. This is first of its kind, but a small and good one, easily sellable also. So let us see what is this policy. Yeah, okay. So let us see पॉलिसी में क्या है, किसके लिए है, कौन खरीदेगा, किसकी रिस्क कवर होगी, क्या प्रीमियम होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी पेट्स रखते हैं घर में उनके लिए वो पेट एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है और वी डू एवरीथिंग वी कैन टू टेक केयर ऑफ देम। बिल्कुल उसी तरीके से केयर की जाती है जैसे घर के बच्चे की केयर की जाती है। उसको उसी तरह खिलाना, ट्रेनिंग देना, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करना और तक फैमिली मेम्बर की तरह लव एंड अटेंशन भी हो जाता है। जब इतना क्लोज रिलेशन हो जाता है तो फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए भी सोचना होता है और किसी भी पेट का प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस द बेस्ट वे आउट इज इंश्योरेंस, क्योंकि किसी भी पेट को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पेट्स से रिलेटेड जितनी भी रिस्क हैं वो सब पेट बॉडी इंश्योरेंस के कवरेज में आ जाती है। इसलिए पेट की बैड हेल्थ सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चिंता का कारण होती है किसी भी फैमिली के लिए, क्योंकि जैसे फैमिली में कोई मेंबर सिक हो जाता है तो पूरी फैमिली सिक हो जाती है। सिमिलर इज द वेज, तो उनके लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, एवरीथिंग हैज टू बी अरेंज्ड। तो बेसिक पर्पस पॉलिसी का सिर्फ इतना सा है कि अगर पेट को और इन अदर टर्म्स डॉग को कोई एक्सीडेंट या इलनेस हो जाती है या उसकी बैड हेल्थ हो जाती है तो जो उसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इनकर्ड होने वाले हैं, जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट आने वाली है, वो फाइनेंशियल लॉसेज इस पॉलिसी में पेबल है। दिस इज द कवरेज। लेकिन इस कवरेज को कवर करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास पेट है, डॉग है, वो ये पॉलिसी ले सकता है और उसके पेट के किसी भी एक्सीडेंट या इलनेस या सिकनेस की पोजीशन में जो भी उसके ट्रीटमेंट पर कॉस्ट आएगी या जो भी उसके हॉस्पिटलाइजेशन पर कॉस्ट आएगी या उसके ऑपरेशंस या मेडिसिन पर कॉस्ट आएगी, वो सब इस पॉलिसी में पे। तो उस पॉलिसी को समझिए कि इस पॉलिसी में बेसिकली 10 सेक्शन शामिल किए गए हैं। 10 सेक्शंस आर इंक्लूडेड। अब ये 10 के 10 किसी न किसी रूप में डॉग से या पेट से रिलेटेड है, क्योंकि इन हर सेक्शन पर क्लेम आ सकता है इंडिविजुअल किसी भी वन सेक्शन पर। तो ये 10 सेक्शन है: सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर, ओपीडी कवर, टर्मिनल डिजीज, लॉन्ग टर्म केयर, मॉर्टेलिटी बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, लॉस्ट एंड स्टोलन कवर, एडवर्टीजमेंट एंड रिवॉर्ड, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, emergency pet care loans. 10 sections are there. And each section has a separate meaning, separate premium, separate choice. क्योंकि पॉलिसी में फिजिबिलिटी दी गई है कस्टमर को सेक्शन सेलेक्ट करने की। पॉलिसी में डिज़ाइन किया गया है कि हर सेक्शन का कवरेज अलग हो, हर सेक्शन का प्रीमियम अलग हो। पॉलिसी में यह भी प्रोवाइड किया गया है
कि किसी भी एक सेक्शन पर क्लेम आने पर क्लेम पे होगा। पॉलिसी पीरियड में एक से ज़्यादा सेक्शन पर भी क्लेम आते हैं तो भी क्लेम पे होगा। और पैट की एज, एग्जिट लिमिट, एंट्री लिमिट, ये सब चीज़ें भी डिफाइन की गई। तो देखिए पॉलिसी क्या कवरेज कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है। सबसे पहला सेक्शन आता है सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन का। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टर्म। पैट की केयर के लिए जो भी सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन होगा पॉलिसी पीरियड में, उसको पॉलिसी इंडेमनीफाई करेगी। जी सर्जिकल भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, सिकनेस भी हो सकती है, इनपेशेंट भी हो सकता है, आउटपेशेंट भी हो सकता है। इस सेक्शन का सम इंश्योर्ड मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1,50,000 है, जो कि 10,000 के मल्टीपल्स में होगा, इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000। चॉइस इंश्योर्ड की रहेगी कि वो पैट के वैल्यू के हिसाब से 20,000, 40,000, 60,000, 1,00,000, 1,50,000, जिस ब्रीड का और जैसा पैट है सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर सकता है। दिस सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर फर्स्ट एंड परमानेंट कवर है, जो कि डॉग की हेल्थ केयर या पैट हेल्थ से रिलेटेड है। अब इस सेक्शन में क्या क्या कवर होगा ये समझना है, क्योंकि सेक्शन बहुत बड़ा है। सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर में है जो कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उस कवरेज में 7 डिफरेंट कैटेगरीज रखी गई हैं, जिनमें कि एक्सपेंसेस हो सकते हैं पैट केयर से रिलेटेड। क्योंकि ये 7 कैटेगरी वो है जो नॉर्मली पैट की हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, जिन पर की एक्सपेंसेस इन रूटीन इनकर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है वेटरनरियन या वेटरनरी फीस। डॉग की केयर जो भी डॉक्टर करते हैं उनको वेटरनरियन बोला जाता है, आप जानते हैं। तो ये भी डॉक्टर होते हैं, बट दे आर वेटरनरी डॉक्टर्स। इनकी फीस मैक्सिमम 3% ऑफ सम इंश्योर्ड और 3,000 पर क्लेम तक इस सेक्शन में पे हुई है, यानी फाइनेंशियल लिमिट है, लेकिन अगर उससे कम है तो पूरा पे हो जाएगा। वेटरनरी डॉक्टर की फीस मैक्सिमम 3% ऑफ द सम इंश्योर्ड और 3,000 रुपये पर क्लेम। सेक्शन 2 इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। डॉग को क्या बीमारी है, क्या सिकनेस है, क्या इलनेस हुई है, उसके अगर वेटरनरी डॉक्टर ने टेस्ट प्रेस्क्राइब किए तो उन टेस्ट की जो कॉस्ट आती है, फॉर एग्जांपल एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, फेशियल टेस्ट है, पैथोलॉजी टेस्ट है, ब्रेन है, MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, जो मेडिकल साइंस में पर्सन से रिलेटेड होते हैं, ऑलमोस्ट वही एनिमल से भी रिलेटेड होते हैं। क्योंकि टेस्ट का नाम वही है, मेथोडोलॉजी भी वही है, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर बदल जाता है कि यहाँ पर्सन होता है, वहाँ एनिमल हो जाता है। तो इनमें से कोई सा भी टेस्ट डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर रहा है जो कि उस डॉग की या पेट की बैड हेल्थ से रिलेटेड है, उसकी फीस इस सेक्शन में पे होगी। नॉर्मली MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या ब्लड टेस्ट वगैरह ये होते रहते हैं एनिमल्स के, और उसका पर्पज़ भी यही होता है कि किसी भी तरीके से वो जानवर उसके ओनर के लिए घातक ना हो जाए, डेंजरस ना हो जाए, या उसकी बीमारियां उसके अंदर ना फैल जाए। तो ये जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं दे आर रियम्बर्सेबल अंडर द पॉलिसी। थर्ड इज मेडिसिन, ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स। अगर टेस्ट ओनली
तो उनके साथ में ड्रग्स भी होंगे, मेडिसिन भी होंगे। तो ये जितने भी ड्रग्स या मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई हैं एज पर वेटरनरी डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, they are all reimbursable, but they must relate to the bad health of the pet. यहाँ भी वही फंडा लागू होता है कि टॉनिक्स, विटामिन्स ये नहीं पेड होते हैं, अदरवाइज जो मेडिसिन या ड्रग्स होते हैं वो सब पे। फोर्थ, सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर में ओटी, सर्जन की फीस, एनेस्थीसिया फीस अप टू मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ द सेक्शन और अप टू 50,000 फॉर ईच क्लेम इज रीइंबर्सेबल। अगर सर्जरी होती है तो सर्जरी में सर्जन की फीस, ओटी चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस, जो कि मैक्सिमम 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड होती है या 50,000 रुपीज फॉर ईच क्लेम। फिफ्थ इज प्रोस्थेटिक्स एंड अदर डिवाइसेस और इक्विपमेंट इफ इम्प्लांटेड इंटरनली ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। जैसे होता है ना बाईपास सर्जरी वगैरह होती है तो उसमें स्टैंड डाल दिए जाते हैं या और भी कोई भी डिवाइस बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसी तरीके से एनिमल्स की सर्जरी में भी ये इम्प्लांट किए जा सकते हैं, कोई भी डिवाइस, कोई भी इक्विपमेंट। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर से ये इम्प्लांट होंगे, बॉडी में इंटरनली इम्प्लांट होंगे, डिवाइस एज पर दी एडवाइस ऑफ वेटरनरी डॉक्टर होगा, डिवाइस की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दी बैड हेल्थ ऑफ दी पेट होगा, और उसका ट्रीटमेंट पर डिपेंड करेगा कि क्या इक्विपमेंट या डिवाइस डॉग की बॉडी में इम्प्लांट किया जा रहा है। अगर किया जाता है तो उसके चार्जेस इस सेक्शन में रिइंबर्सेबल। नेक्स्ट, इंटेंसिव केयर यूनिट चार्जेस। किसी भी इमरजेंसी में डॉग को आईसीयू में रखा जा सकता है, तो ये जो आईसीयू चार्जेस हैं वो नॉर्मली हॉस्पिटलाइजेशन से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ उसकी लिमिट है 4% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ दिस सेक्शन और अप टू 5,000 रुपीज। तो आईसीयू चार्जेस आर एब्सोल्युटली। लास्ट वन इज रूम चार्जेस और बोर्डिंग चार्जेस। डॉग के लिए भी वेटरनरी हॉस्पिटल में रूम प्रोवाइड किया जाता है, बोर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, खाने पीने रहने की सुविधा। तो उसके लिए लिमिट है 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ दिस सेक्शन और 3,000 रुपीज पर। तो ये 7 डिफरेंट हेड्स में जितने भी चार्जेस इनकर्ड होते हैं या खर्चा आता है वो सारा के सारा पेमेंट हो जाएगा। लेकिन इस सेक्शन के लिए एक कंपल्सन है और वो ये है कि डॉग की हेल्थ या पेट की हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट में अगर उसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ है तो 15 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी चार्जेस हैं, चाहे वो टेस्ट चार्जेस हैं या वो मेडिसिन चार्जेस हैं या वो सर्जिकल चार्जेस हैं, वो भी पेबल हों। 15 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। पॉलिसी में कोपे भी, कोपे के मायने हैं जो परसेंटेज प्रेस्क्राइब किया गया है वो इंश्योर्ड को खुद को बियर करना है, इंश्योरेंस कंपनी उसको काट के पे करे। तो यहाँ कोपे का सिस्टम पेट की एज से रिलेटेड, जैसे अगर पेट की एज है 7 ईयर्स तो अप टू 7 ईयर 10%, 1 ईयर है तो 5 ईयर है तो भी 7 ईयर है तो 10% कोपे इंश्योर्ड बियर करेगा। क्लेम अगर 50,000 का है तो उसका 5,000 रुपये का अमाउंट इंश्योर्ड बियर करना है।
और अगर एज 7 ईयर्स से ज़्यादा है पेट, उस केस में कोपे होगा 25%। अगर 50,000 का ट्रीटमेंट हुआ तो वहाँ कोपे 12,500 रुपीज इंश्योर को पे करना होगा। ये कोपे का क्लॉज इसलिए है पॉलिसी में कि 100% कॉस्ट जो ट्रीटमेंट की कर हुई है, इंश्योरेंस कंपनी वो 100% ना दे करके कंपलसरी एक्सेस पुष्टि करेगा, लेकिन ये कोपे के इंश्योर को इतना परसेंटेज बियर करना होगा। इन एडिशन 15 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, क्योंकि वो भी ट्रीटमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी पीरियड है उसके खर्चे जो है वो तो पे मिलेंगे। तो सेक्शन 1 सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर अपने आप में सबसे बड़ा सेक्शन है, यही कोर सेक्शन है, क्योंकि बेसिकली डॉग की या पेट की केयर के लिए जो सबसे ज़्यादा खर्चा आएगा वो उसकी हेल्थ या सिकनेस या इंजरी या डिसेबिलिटी का आएगा। तो उस केस में अगर सर्जरी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो डिफरेंट साइड्स में डिफरेंट कॉस्ट कवर हो जाती है, और ये सारी की सारी कॉस्ट रियम्बर्सेबल है, बशर्ते कि विद इन पॉलिसी लिमिट हो, क्योंकि हर चीज़ की वेटरनरी फीस की भी हाईएस्ट मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, डायग्नोसिस टेस्ट की भी लिमिट है, बाकी सर्जिकल प्रोसीजर्स की भी लिमिट है, इंटेंसिव केयर के चार्जेस की भी लिमिट है, रूम चार्जेस की भी लिमिट है, डायग्नोसिस टेस्ट और मेडिसिन और ड्रग्स ये एक्चुअल बेसिस पर होंगे, प्रोस्थेटिक्स एंड अदर डिवाइसेस का इम्प्लांट एक्चुअल बेसिस पर होंगे। दिस इज सेक्शन 1 दैट इज सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर। ये सारे पेट्स के लिए यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होगा। पॉलिसी में केवल पेट यानी डॉग का इंश्योरेंस अलाउ है और किसी एनिमल का इंश्योरेंस अलाउ नहीं है। तो उसकी हेल्थ या ट्रीटमेंट पर या हॉस्पिटलाइजेशन पर या उसके प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों पर जो भी कॉस्ट आ रही है दैट इज रियम्बर्सेबल अंडर दिस सेक्शन। ये केवल पहला सेक्शन। सेक्शन 2 पर आते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड ओपीडी केयर। अब ये जो ओपीडी केयर है ऐसा मैक्सिमम कवरेज की लिमिट दी हुई है कि 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ सेक्शन 1 subject to maximum of the amount of 30,000 for the following cases। 25 तरीके की बीमारियां जो कि एनिमल से रिलेटेड हैं, अगर उनमें से किसी भी एक से पेट बॉडी सफ़र कर रहा है तो उसके आउट पेशेंट डिपार्टमेंट केयर पर जो भी कॉस्ट आ रही है वो पेबल, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी ये यहाँ बताया गया है कि सेक्शन 1 का जो सम इंश्योर्ड है उसका 25% या 30,000, लेकिन यहाँ भी इन 25 सिकनेसेस में से किसी भी एक से सफ़र करने पर ये कॉस्ट पे हो जाएगी। इन एडिशन वेटरनरी फी भी पेबल हो जाएगी जो कि 500 रुपीज़ पर क्लेम। इस सेक्शन में क्लेम आने पर ओपीडी क्लेम आने पर क्योंकि अदर देन सर्जरी, अदर देन हॉस्पिटलाइजेशन, अदर देन आईसीयू, अदर देन कोई डिवाइस इम्प्लांटेशन है, ओपीडी केयर पर भी कोपे अप्लाई होगा और यहाँ कोपे की लिमिट है 10% ऑफ द क्लेम अमाउंट, 1000 रुपीज़ की क्लेम कर। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट केयर के माने ये है कि अगर आपने हॉस्पिटलाइजेशन नहीं कराया, आईसीयू में नहीं है या कोई इम्प्लांटेशन नहीं है और तो आपका पेट इन 25 में से किसी भी एक से सफ़र कर रहा है तो आप ओपीडी केयर कैटेगरी के तहत क्लेम ले सकते हैं, जो कि आपके सेक्शन 1 के सम इंश्योर्ड का 25% या 30,000 है। वेटरनरी फीस अलग से दी जाएगी, कोपे 10% ये करना है। That is section 2 outpatient department care। Section 3 terminal illnesses।
टर्मिनल इलनेसेस में वो डिजीजेज आती हैं जिनको कि आप क्रिटिकल इलनेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ इनके ट्रीटमेंट पर जो भी कॉस्ट आती है उसके लिए सेक्शन के तहत लमसम अमाउंट पे होगा। अगर इंश्योर्ड पेट इज सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज टर्मिनल डिजीजेस, लेकिन एक कंडीशन ये रहेगी कि उसको उस टर्मिनल डिजीज के डायग्नोज होने के बाद 30 डेज तक सर्वाइव करना होगा। टर्मिनल डिजीज आज डायग्नोज हुई और उसके 15 दिन बाद डॉग की डेथ हो गई तो ये क्लेम नहीं मिलेगा। 30 डेज का सर्वाइवल जरूरी है। इससे ये कन्फर्म होता है कि ये डिजीज केवल उसको अभी पॉलिसी नहीं मिली है, इट वॉज नॉट अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अब ये टर्मिनल इलनेसेस हैं क्या? ऑल टाइप ऑफ कैंसर्स, राइनल किडनी फेलियर, कोगुलेशंस डिसऑर्डर्स, कार्डियक डायफंक्शंस, डिस्टेंपर, लेप्टोस्पिरोसिस, हेपेटाइटिस और लीवर फेलियर। ये 8 डिजीजेज टर्मिनल डिजीजेज मानी गई हैं पैट्स के लिए। लेकिन अगर इसमें से किसी भी एक सिकनेस का या डिजीज का पेमेंट कर दिया है पॉलिसी में, तो दिस कवर सीज फॉर द लाइफ टाइम वंस क्लेम्ड अंडर दिस पॉलिसी, तो उस पैट का दोबारा इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा इस कैटेगरी, यानी कि टर्मिनल इलनेस का उसको दोबारा पेमेंट नहीं मिलेगी। तो ये जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं या टर्मिनल इलनेसेस हैं, ये एनिमल्स को नॉर्मली हो जाती है और ये 8 इस पॉलिसी में कवर्ड हैं। लेकिन इनके डायग्नोज होने पर पैट को 30 डेज तक सर्वाइव करना है, तभी इस सेक्शन का लमसम अमाउंट का पे होगा। दिस इज सेक्शन 3। सेक्शन 4 देखिए, लॉन्ग टर्म केयर कवर। लॉन्ग टर्म केयर कवर की जरूरत कब पड़ती है? जब कुछ स्पेसिफिक डिजीज इस तरीके की हो जाती है जिनका ट्रीटमेंट तुरंत नहीं होता या उसका इम्पैक्ट तुरंत खत्म नहीं होता। उस केस में अगर ऐसी कोई डिजीज डायग्नोज हुई है पैट को, तो कंपनी लमसम पे अमाउंट पे करेगी जो कि 50% ऑफ दी सम इंश्योर्ड होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000। द इंश्योर्ड पेट इज डायग्नोज्ड एज सफरिंग फ्रॉम ये 8 डिजीज जो कि लॉन्ग टर्म केयर मांगती है। ये अदर देन क्रिटिकल केयर या टर्मिनल इलनेसेस है। ये क्या है? एपिलेप्सी, पैनक्रिएटाइटिस, क्रसिंग सिंड्रोम, डायबिटीज, थायराइड डायफंक्शंस, एस्थेटिक्स, ग्लूकोमा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। हालांकि ये सब वेटरनरी साइंस की लैंग्वेज है, हमें इनको रखने या रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडिया ये स्पेसिफाइड है, इसलिए हम ये देख रहे हैं कि ये 8 डिजीज अलग हैं, टर्मिनल इलनेसेस अलग हैं और सर्जिकल अलग हो सकती है। सबकी लिमिट अलग है, सब में मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट अलग है, सबके क्लॉजेज अलग है। टर्मिनल इलनेस में 30 डेज का सर्वाइवल पीरियड की क्लॉज है, वो यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी है कि अगर इस कैटेगरी में भी कोई क्लेम पे किया है तो ये सेक्शन या ये पॉलिसी सीज हो जाएगी फॉर स्टॉक को, ये नहीं दी जाएगी। तो दिस इज लॉन्ग टर्म केयर कवर इंश्योरिंग 8 स्पेसिफिक डिजीजेज which are providing maximum 50% of the sum insured coverage, which could be 25,000 if the insured pet is diagnosed from any of these sicknesses. 5th, mortality cover. Mortality means death. अगर पेट की डेथ हो जाती और डेथ किस कारण से होती है? एक्सीडेंट से या इलनेस से, बीमारी से, सिकनेस से, या
उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि डॉक्टर को उसको किल करना पड़े, मीन्स वेट पुटिंग इंश्योर्ड पेट टू स्लीप इन ऑर्डर टू एलिविएट इट्स इनक्योरेबल एंड इनह्यूमन सफरिंग्स ड्यू टू एन इलनेस और एक्सीडेंट। जैसे कोई बॉडी का पार्ट निकल के लटक गया, अब वो क्योरेबल है, या पेट ऐसी पोजीशन में आ गया कि अब उसका सर्वाइवल आसपास की चीज़ों के लिए खतरनाक है, ऐसी डिजीज़ों के लिए। तो वेटरनरी हमेशा ये एडवाइस करेगा कि लेट इट पेट टू स्लीप, दिस पेट स्लीप नाउ फॉरएवर, क्योंकि इनह्यूमन सफरिंग हो जाती है जो कि उसके लिए भी बर्दाश्त से बाहर होती है। ऐसे सिचुएशंस में भी ये पॉलिसी क्लेम पे करेंगे। क्या पे करेंगे? If death is caused by any disease mentioned in the section 4, सेक्शन 4 में क्या डिजीज थी? लॉन्ग टर्म केयर की 8 होगी। इनमें से अगर किसी से सफ़र कर रहा हो तो सम इंश्योर्ड इज पेबल अंडर दिस सेक्शन विल नॉट बी मोर देन बैलेंस सम इंश्योर्ड, यानी कि सेक्शन 4 में जो खर्चा पे कर दिया जाए उसका जो बैलेंस सम इंश्योर्ड होता है वो उसमें पे हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मॉर्टेलिटी यानी डेथ। यहाँ पॉलिसी लेने के तुरंत बाद अगर ऐसा हो जाता है तो क्लेम पे नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए वेटिंग पीरियड 30 डेज, 30 डेज के बाद ही ये क्लेम पेबल होगा। एक्सीडेंट से या इलनेस से या वेटरनरी के एफर्ट से द पेट इज मेड टू स्लीप, तो उसको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस जो भी सम इंश्योर्ड कैटेगरी 4 में बचा है वो पे हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन, फ्यूनरल एक्सपेंसेस। कुछ लोग अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन ये प्रेफर करते हैं कि उनके पेट का फ्यूनरल किया जाए। इट डिपेंड्स अपॉन द रिलीजन्स और ट्रेडिशंस, पर कुछ लोग प्रेफर करें तो उसका भी कवरेज पॉलिसी में प्रोवाइड किया गया है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस का इस केस में कंपनी 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड पे करेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1000 रुपीज। वैसे भी पेट के फ्यूनरल पे कोई बहुत ज़्यादा खर्चे जैसी स्थिति नहीं है, तो 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड, जो कि सम इंश्योर्ड ज़्यादा होगा तो अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट ही 1000 फॉर वरियर और इलेक्ट्रिक रिविजन। ये 1000 मैक्सिमम फ्यूनरल एक्सपेंसेस का होगा। नेक्स्ट, लॉस्ट एंड स्टोलन। सबसे ज़्यादा क्लेम इसी चीज़ के ऊपर। पेट है, खुल गया, घर से निकल गया, खो गया, या रात में किसी ने बिस्किट डाले, खोला, चुरा के ले गए, तो ये लॉस्ट एंड स्टोलन की सिचुएशन सबसे ज़्यादा होती है। ये रिस्क भी कवर है पॉलिसी में, और इसके भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी, बशर्ते कि पेट इज परमानेंटली लॉस्ट और स्टोलन फॉर एटलीस्ट 90 कंटिन्यूस डेज प्रोवाइडेड द लॉस अकर्स ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। यानी कि पॉलिसी लेने के बाद अगर पेट को खोल ले गया कोई, या पेट खुद ही निकल गया और 90 डेज तक वापस नहीं आया, उस केस में ये क्लेम देगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी मान लेगी कि पेट इज परमानेंटली लॉस्ट और स्टोलन। लेकिन इसके साथ एक बात, यानी क्लेम मेड आफ्टर 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इंश्योर्ड पेट वाज लॉस्ट और स्टोलन, तो क्या करेगा? यानी 90 डेज तो आपको वेट करना है, और फिर उसके विदिन 1 मंथ क्लेम लॉस कर देना है। उसके बाद क्लेम लॉस किया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको एंटरटेन नहीं करेगी। तो ओवरऑल पीरियड 30 डेज का ही बचा। 90 डेज तो प्रूव करेगा कि द डॉग इज परमानेंटली लॉस्ट और स्टोलन। उसके लिए भी कंडीशन ये होगी कि द डे डॉग इज लॉस्ट और स्टोलन, उसके 24 आवर्स के तहत पुलिस में इंटीमेशन हो जाएगी,
और इंश्योरेंस कंपनी को भी इंटीमेशन हो जाएगी। आज अगर डॉग चला गया है, हो गया है, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को भी और इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन दे दिया। अब पुलिस अपने एफर्ट्स करेंगे उसको रिकवर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। वो अपने एफर्ट्स 90 डेज तक कर सकते हैं। अगर 90 डेज तक भी नहीं मिला है, इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटल करना है, बशर्ते कि वो क्लेम तुरंत परस्यू कर लिया जाए और उसकी ये रिपोर्ट आ जाए कि हाँ नॉट फाउंड। तो ये सेक्शन 7 है, लॉस्ट एंड स्टोलन कवर। लेकिन जो सेक्शन 8 है वो उससे रिलेटेड है और वो है एडवर्टीजमेंट एंड रिवॉर्ड। अभी एडवर्टीजमेंट की जरूरत भी तभी पड़ेगी जबकि पैट लॉस्ट हो गया है या चुरा लिया गया है, और वो भी उसी लोकेलिटी में पड़ेगी जहाँ से कि लॉस्ट हुआ या चुराया गया। तो ये सेक्शन 7 और 8 दोनों साइमल्टेनियसली ऑप्ट करने होंगे। कई बार क्या होता है कि अगर पैट खो गया है तो ये रिवार्ड भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि द पैट इज मिसिंग, person who will bring the pet, he will be rewarded by 1,000, 5,000 or whatever amount. तो ये एडवर्टीजमेंट एंड रिवार्ड दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। सब्सटेंशियल रिवार्ड, मिसिंग पेट, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखते हैं। लेकिन कंपनी की लिमिट इसमें क्या है? 5% ऑफ द पेट वैल्यूएशन। इंश्योर्ड पेट इज लॉस्ट फॉर एटलीस्ट 5 कंटिन्यूस डेज। इस सेक्शन के तहत, एडवर्टीजमेंट के तहत अगर एडवर्टीजमेंट देना है या रिवार्ड डिक्लेयर करना है तो कंपनी इस सेक्शन के तहत 5% पैट वैल्यूएशन का पे करेगी और 5 कंटिन्यूस डेज का जो भी एडवर्टीजमेंट चार्ज है वो पे करेगी, या तो 5% मैक्सिमम या 5 डेज का कंटिन्यूस एडवर्टीजमेंट चार्ज। लेकिन इसमें स्पेशल कंडीशन ये रहेगी कि एडवर्टीजमेंट इज परमिटेड इन द इंश्योर्ड लोकेलिटी एंड हैज रिसीव्ड द रिटन अप्रूवल ऑफ द कंपनी प्रायर टू एडवर्टाइजिंग एंड फॉर ऑफरिंग ए रिवार्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द इंश्योर्ड पेट। इंश्योरेंस कंपनी की परमिशन से ही ये रिवॉर्ड डिक्लेयर करना होगा। तो लॉस्ट एंड स्टोलन कवर की इंटीमेशन विद इन 24 आवर पुलिस को और इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है। उसी वक्त इंश्योरेंस कंपनी से डिस्कस किया जा सकता है, अप्रूवल लिया जा सकता है कि वी वांट टू एडवर्टाइज फॉर सर्च ऑफ द पेट। तो वो एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट के रूप में हो सकता है, न्यूज़पेपर के रूप में हो सकता है और किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो उसका खर्चा प्लस कोई रिवार्ड डिक्लेयर किया है उसका खर्चा, ये दोनों चीज़ें इनमें कवर हो जाएंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सेक्शन 7 के साथ सेक्शन 8 भी लेना होगा। अगर सेक्शन 8 लिया है तो सेक्शन 7 भी लेना, क्योंकि ये दोनों सेक्शन साइमल्टेनियसली ही चलेंगे। सेक्शन 9 इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी। सबसे बड़ा अमाउंट या सबसे बड़ी रिस्क ये है इन द सेंस कि पैट ने किसी भी थर्ड पर्सन को काट लिया और काटने के बाद वो पैट के ओनर से पैसा क्लेम करता है। पैट का ओनर नहीं देता तो उसको कोर्ट में केस फाइल कर देता है उसके खिलाफ। अब कोर्ट ऐसे केसेस में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये तक की कंपनसेशन दे देती है, उससे ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस एंड द सिचुएशन ऑफ द केस। तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है और कोर्ट का अवार्ड आया है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या पे करे? लीगल एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट इनकर्ड बाय हिम फॉर डिफेंडिंग द क्लेम लॉस्ट अगेंस्ट them to the sub-insured as opted by the insured और सोन ऑन द पॉलिसी। तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट है लीगल एक्सपेंसेस का कॉस्ट है, इंश्योरेंस कंपनी के सर पे करना है और बाकी की थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योर को पे करनी है। तो लीगल एक्सपेंसेस और कॉस्ट इनकर्ड का सेक्शन में कवरेज है। ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी नॉर्मल किसी भी पैट ओनर से पूछिए आप, ये केसेस होते रहते हैं और बड़े रूटीन होते हैं।
10th इज इमरजेंसी पेट केयर अलाउंस। इमरजेंसी पेट केयर अलाउंस के मायने हैं कि अगर पेट को डेली अलाउंस पे किसी केयर टेकर की जरूरत पड़ती है तो वो कवरेज इसमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेट रखा हुआ है, मैं सिकनेस होगी मेरी, मैं हॉस्पिटल में 4 दिन के लिए पड़ती हूँ, तो मैं 4-5-6 दिन के लिए किसी पर्सन को रख लेता हूँ, भाई मेरे आप डॉग की केयर कीजिए, मैं आपको 1000 रुपीज़ पर डे पे कर दूँगा। तो दैट केस वो पेट केयर अलाउंस भी पेमेंट होगा। कंपनी विल पे डेली अलाउंस ऑफ ₹1000 पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 days toward the cost incurred toward engaging a pet caretaker। ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब इंश्योर्ड या उसके मेंबर ऑफ द फैमिली इज रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मोर देन 4 continuous days ऑन द मेडिकल एडवाइस ऑफ ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। नॉर्मली फैमिली होती है, वहाँ तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंश्योर्ड अकेला हो बाई चांस, उस सिचुएशन में उसको खुद को अपना ट्रीटमेंट कराना है, डॉग की केयर कौन करेगा, तो वहाँ केयर टेकर की जरूरत पड़ सकती है। और वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी ने 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 4 days तक का पेट केयर अलाउंस का प्रोविजन किया है। 4000 रुपये इस कैटेगरी में पे। तो पॉलिसी केवल डॉग ओनर्स के लिए है, डॉग ओनर्स इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और डॉग ओनर्स जो भी एक्सीडेंट से या सिकनेस से या इलनेस से उसके ट्रीटमेंट पर खर्चा होता है उसको इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम करेंगे। अब आता है पेट की एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस तरीके के पेट की ब्रीड को इंश्योर किया जाएगा, क्या उनकी एंट्री एज होगी, क्या एग्जिट एज। ब्रीड देखिए, अगर जायंट ब्रीड है तो एंट्री एज होगा 3 months to 4 years और एग्जिट एज होगा 7 years, यानी कि 7 साल के बाद उसको पॉलिसी नहीं दी जाएगी। अगर कंटिन्यूएशन में पॉलिसी चलेगी देन देयर इज अ केस, लेकिन अगर फ्रेश पॉलिसी देनी है 7 साल से ज़्यादा की इसकी एज हो गई है, जायंट ब्रीड का है तो पॉलिसी नहीं दी जाएगी। ये कौन सी ब्रीड है, ये वेटरनरी सर्टिफिकेट वेटरनरी बता देंगे। स्मॉल, मीडियम और लार्ज ब्रीड के हैं तो 3 months to 7 years तक के डॉग को पॉलिसी दी जा सकती है। 3 months to 7 years तक, और 10 years एग्जिट एज है, क्योंकि 10 साल के बाद तक पॉलिसी नहीं दी जाएगी। नॉर्मली डॉग्स की लाइफ भी इतनी ही होगी जी। और वेटरनरी डिफ्रेंशिएट करेगा, आप और हम नहीं कर सकते। वो आइडेंटिफाई करेंगे और उनका आइडेंटिफिकेशन सफिशिएंट होता है, वेटरनरी सर्टिफिकेट के बेसिस पर इंश्योरेंस होता है। वैसे जिनसे भी आप परचेज कर रहे हैं वो बता सकते हैं आपको कि जायंट ब्रीड का है, स्मॉल ब्रीड का है, मीडियम का है, लेकिन इंश्योरेंस कराने के लिए जो भी वेटरनरी है उससे वो जो भी नॉमिनल चार्जेस देते हैं सर्टिफिकेट दे देते हैं, उससे पता लगेगा, वैल्यूएशन भी इसमें आ जाती है। तो मैंडेटरी कंडीशन ये है, इंश्योर्ड हैव टू सेलेक्ट एनी 2 सेक्शन। मैंने आपको 10 सेक्शन बताए, 10 में से मिनिमम 2 सेक्शन उसको चाहिए, और जिसमें से पहला सेक्शन मैंडेटरी है। पहला सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन के सेक्शन है, जिसमें कि सारा इलनेस का ट्रीटमेंट का खर्चा मिलता है, तो वो सेक्शन तो हो गया कंपल्सरी। इसके अलावा अगर वो एक सेक्शन और ले लेता है तो उसको पॉलिसी मिल जाएगी, लेकिन अगर वो सारे के सारे 10 भी लेना चाहता है तो भी पॉलिसी नहीं, क्योंकि ये उसकी चॉइस पर है कि वो कितने सेक्शन सेलेक्ट करना चाहता है। कंपल्सन केवल सेक्शन 1 का है, ये तो उसको लेना ही लेना है। कंपल्सन इस बात का कि कम से कम भी 2 आपको लेने, बाकी आपकी चॉइस पर। दूसरा एक कंपल्सन इसमें ये भी है कि अगर आप 7वें सेक्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 8वां भी लेना होगा, या आप 8वें को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 7वां भी लेना होगा। वो इसलिए कि मैंने आपको बताया सेक्शन 7 तो है लॉस्ट एंड स्टोलन कवर, खो गया या चोरी चला गया। अगर ऐसा होता है तो आपको एडवर्टीजमेंट और रिवार्ड भी देना होता है, तो आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट और रिवार्ड कवर करने के लिए आप सेक्शन 1 को सेलेक्ट नहीं कर सकते,
इसकी ज़रूरत केवल तभी पड़ेगी जबकि डॉग लॉस्ट हो गया है या स्टोलन हो गया है। तो बोथ सेक्शंस आर रिलेटेड, इसलिए अगर सेक्शन 7 लेना है तो 8 लेना होगा और 8 लेना है तो 7 लेना होगा। अगर नहीं ले रहे तो दोनों छोड़ देंगे। केवल आपने फर्स्ट सेक्शन लिया है, किसी के साथ सेकेंड या थर्ड जो भी लिया है, एक ही लिया है, तो भी पॉलिसी दे दी जाएगी। इस चीज़ का कोई कंपल्सन नहीं। कंपल्सन या तो मैंडेटरी सेक्शन 1 लेने का है या मिनिमम 2 सेक्शन लेने का है या फिर 7-8 को साइमल्टेनियसली लेने का है। 7 लेंगे तो 8 में लेना होगा, 8 लेंगे तो 7 में लेना होगा। पहला सेक्शन हर हाल में लेना है, क्योंकि कोर जो कवरेज है जिसकी वजह से पॉलिसी डिज़ाइन की गई है, जिसके लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं, वो पर्पज का सॉल्यूशन केवल सेक्शन 1 लेने पर ही मिलता है। किसी भी कैटेगरी के बेनिफिट्स में किसी में भी इतना रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जैसे ये लॉस्ट एंड स्टूडेंट का है, इसमें आप एडवर्टाइजमेंट दें, रिवार्ड दें ना दें, या आपकी चॉइस का है। लेकिन अगर डॉग बीमार हो गया है, उसको सर्जरी की जरूरत है, उसको कोई बॉडी को इम्प्लांट, कोई डिवाइस इम्प्लांट करने की जरूरत है, तो वो तो करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी डॉग की डेथ भी हो सकती है। तो वहाँ सेक्शन मैंडेटरी हो जाता है सेक्शन 1, इसलिए सेक्शन 1 का कंपल्सन हो गया, मिनिमम 2 सेक्शन का कंपल्सन हो गया, 7 और 8 का साइमल्टेनियस का कंपल्सन हो गया। एंट्रीज और एग्जिटेज एज इट इज़ फॉलो करनी होगी। हालांकि पॉलिसी अभी नई है, पिछले महीने ही लॉन्च हुई है, लेकिन जिनके पास पहले से डॉग हैं या जिन्होंने अभी खरीदा है या जो मेंटेन कर रहे हैं, किसी भी डॉग ओनर को आप पॉलिसी दे सकते हैं। मिनिमम 3 मंथ्स यानी 90 डेज से ऊपर का पपी होते ही वो इंश्योरेंस के लायक हो जाता है। अगर वो जाइंट साइज का है तो 4 साल तक के का बीमा करा दीजिए, अगर वो स्मॉल मीडियम का है तो 7 साल तक के का बीमा करा दीजिए। ये इंश्योरेंस पॉलिसी एज लिमिट के साथ चलेगी और एज लिमिट और ब्रीड डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है, क्योंकि हम और आपसे कहा जाए कि ये डॉग को देखकर बताइए कितने साल का होगा, था तो वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये वही लोग वेरीफाई कर रहा है। अब आता है प्रीमियम। पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा? तो 4 तरीके की ब्रीड है, स्मॉल मीडियम लार्ज एंड जायंट, और चारों के लिए जो पीरियड है पप्पी की एज का या डॉग की एज का, वो 3 मंथ टू 4 ईयर, 4 ईयर टू 7 ईयर, 7 to 10 ईयर, ये 3 ब्लॉक्स में रखा गया। तीनों ब्लॉक हर कैटेगरी के, स्मॉल मीडियम लार्ज और जायंट। हर सेक्शन का प्रीमियम अलग होगा, हर सेक्शन के लिए प्रीमियम रेट अलग दिया गया है, इसको सम इंश्योर्ड से मल्टीप्लाई करना है। रेटिंग जो दी गई है वो पर मिली है, यानी पर 1000 है, और इसी पर आप डायरेक्ट 15% का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो प्रीमियम का 3 क्राइटेरिया रहेंगे। पहले तो उसकी ब्रीड देखी जाए, स्मॉल मीडियम लार्ज जायंट कौन सी है, फिर उसकी एज देखी जाए, 3 मंथ टू 4 ईयर वाले में आ रहा है या 4 to 7 ईयर वाले में आ रहा है, 7 to 10 वाले में आ रहा है। फिर आप कैटेगरी देखेंगे, कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स कि पहले सेक्शन का तो प्रीमियम लेना ही लेना है, अब दूसरा सेक्शन लें, चौथा लें, 8वां लें, 10वां लें, कौन सा लें। अगर आपने एक वाले लिया तो भी पॉलिसी आप दी जाएगी, आपसे दे दी जाएगी, या फिर आप चाहें तो जितने मर्जी सेक्शन ले सकते हैं, सारे के सारे सेक्शन आपके लिए फ्री। यू ऑप्ट एनी सेक्शन is as per your choice, there is no compulsion। तो प्रीमियम इस तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा, सम इंश्योर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, पर 1000 इसके रेट होंगे। जिस कैटेगरी का एनिमल होगा उसी कैटेगरी का प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, एज के हिसाब से होगा। एज आपके पास वेटरनरी डॉक्टर के प्रूफ से काम करेंगे। अब किसी डॉग का अगर आप बीमा करने जा रहे हैं पेट का, तो आपको 4 चीज़ों की जरूरत है। प्रपोजल फॉर्म में उसकी पेट की सारी डिटेल आ जाएगी, लेकिन उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए टैग सिस्टम नहीं होता। जो भी आप ऐसे इंश्योरेंस के लोग हैं वो जानते हैं कि कैटल की कैटेगरी में टैग सिस्टम चलता है।
गाय का या भैंस का या बछड़े का या ऑक्स का, इनका अगर इंश्योरेंस किया जा रहा है तो उसके कान में कोई मेटल का या प्लास्टिक का टैग लगा दिया जाता है। वो उसकी आइडेंटिटी होती है जिसमें कि नंबर या डिटेल लिखी होती है। वो डॉग के साथ नहीं किया जाता है, डॉग के कान में टैग नहीं लगा सकता एज पर वेटरनरी साइंस। तो इसके इंश्योरेंस के लिए आइडेंटिटी क्या हो? अब नाम तो कोई भी अपने हिसाब से आप रख लेता है, हर एक का पेट के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन नाम का कोई ना तो आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना पैन कार्ड है, कुछ नहीं है। तो उसकी आइडेंटिटी के लिए सिंपल सा मेथड है कि पेट का फोटो होगा और एक वीडियो, जो कि प्रपोजल फॉर्म के साथ देना होगा। दोनों बड़ा सिंपल है, आजकल तो मोबाइल से ही दोनों काम हो जाते हैं। थर्ड चीज़ है वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। तो ये जो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट है ये वेटरनरी डॉक्टर इशू करेगा। इसी में उसकी एज होगी, इसी में उसकी ब्रीड होगी, इसी में उसकी वैल्यू होगी, इसी में उसका साइज होगी। तो डॉग्स से रिलेटेड सारी चीज़ इसमें आ जाएगी और ये उस पर्टिकुलर प्रोपोजल फॉर्म के साथ अटैच होगी। एक डॉग का एक ही वैल्यूएशन सर्टिफिकेट एक ही पॉलिसी के पर्पज के लिए है। इस एक वैल्यूएशन के बेसिस पर आप 2-3 पॉलिसी या 4-5 पॉलिसी नहीं दे सकते। एक की पॉलिसी होगी, एक ही के साथ एक पेट फोटो वीडियो लगेगा, एक ही प्रपोजल फॉर्म भरा जाएगा। एज प्रूफ के लिए अब आप 4th कॉलम है, इसमें एज प्रूफ क्या दिया जाए? आप और हम तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डॉग का तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। अगर है तो दिया जा सकता है वेटरनरी सर्टिफिकेट अगर है तो, अदरवाइज ये एज प्रूफ वैल्यूएशन सर्टिफिकेट के साथ ही वेटरनरी डॉक्टर दे देगा, चाहे उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट अलग से बना के दे या फिर एज प्रूफ अलग बना के दे या उसी में देगा वेटरनरी सर्टिफिकेट। क्योंकि वेटरनरी क्या ही एज प्रूफ वैलिड है और किसी का एज प्रूफ वैलिड भी नहीं। वैल्यूएशन भी वेटरनरी का ही वैलिड है। फोटो वीडियो आप ले सकते हैं, प्रपोजल फॉर्म आप भर सकते हैं, इंश्योर से करवा सकते हैं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। फिर आता है इंश्योर राइट टू सेलेक्ट एनी 2 sections whereas section 1 is mandatory। बड़ा क्लियर मैसेज है। सेक्शन 7 and 8 शुड बी सेलेक्टेड टुगेदर, क्योंकि लॉस्ट एंड स्टोलन कवरेज है। और 8th में एडवर्टीजमेंट एंड रिवार्ड कवरेज है। दोनों का संबंध एक दूसरे से, या तो लें तो दोनों को लें, छोड़ना है तो दोनों को छोड़ दें। ये पॉसिबल नहीं होगा कि 7वां ले लिया तो 8वां छोड़ दिया, या 8वां ले लिया तो 7वां छोड़ दिया। पे आउट 25% है, ये डिक्लेयर्ड है। प्रोडक्ट के पीपीटी, पॉलिसी वर्डिंग्स, प्रपोजल फॉर्म सभी ब्रांचेस को सभी को ऑलरेडी भेज दिए गए हैं। नहीं भी मिला हो तो अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट को एक मेल डालिए, मैं अवेलेबल हो जाएगी। दिस प्रोडक्ट इज लाइव in Nova CBS and branches can issue policy through their end। तो इस पॉलिसी को इशू करने में सबसे बड़ा फंडा जो आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है वो ये है कि अंडरराइटर का सपोर्ट ऑफिस से अप्रूवल की जरूरत है। ब्रांच के लेवल पर पॉलिसी इशू हो जाएगी, नोवा CBS से भी इशू हो जाएगी। पे आउट भी डिक्लेयर्ड है 25% है, इसलिए पे आउट पर भी कोई किसी तरीके का नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं। पॉलिसी में सिर्फ ये देखना है कि पहला सेक्शन होना चाहिए, मिनिमम 2 सेक्शन होने चाहिए। अगर 7वां लिया है तो 8वां भी ले, 8वां लिया है तो 7वां भी ले। और बाकी किसी तरीके का कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है। प्रीमियम रेट के लिए आपके पास ये चार्ट है, जितने सेक्शन ले रहा है उतने का आप प्रीमियम कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो ये सिंपल सी पॉलिसी है, अभी लॉन्च हुई है, पेट पेट इंश्योरेंस। और नॉर्मली जो भी आप सम इंश्योर्ड लेंगे और 10,000 के मल्टीपल्स में होगा। 10,000 रुपये से 1,50,000 तक हो सकता है स्टेप ऑफ 10,000 मल्टीपल। मान लिया डॉक्टर ने सर्टिफिकेट वेटरनरी ने वैल्यूएशन लिख दिया, उसमें 80,000 को अच्छी ब्रीड का डॉक्टर, तो आप 80,000 की पॉलिसी ले सकते हैं। और 80,000 के लिए सेक्शन 1 का प्रीमियम देख लीजिए, कौन सी ब्रीड है उस पर डिपेंड करेगा। मान लिया वो जाइंट ब्रीड का है
तो सेक्शन 1 तो लेना ही लेना, जाइंट ब्रीड का है और 4 साल तक के लिए ये आप पॉलिसी दे रहे हैं, तो 9.62 की प्रीमियम रेट से अप्लाई कर दिया। बाकी जो भी दूसरा सेक्शन लिया उस रेट और कम होती चली जाए। तो इस तरीके से बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है, कम प्रीमियम की पॉलिसी है और फैसिलिटीज या बेनिफिट्स अच्छे हैं, क्योंकि 10 बेनिफिट्स किसी पॉलिसी में कवर होना है। इट्स अ गुड साइन ऑफ द पॉलिसी। एनिमल से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनकी डेथ से रिलेटेड, उनकी फ्यूनरल से रिलेटेड, उनके लॉस एंड फाउंड से संबंधित, थर्ड पार्टी लायबिलिटी से रिलेटेड। तो पॉलिसी इज गुड एंड मोस्ट सेलेब्रेटेड। अब आपका